गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हम बिजनेस की दुनिया की एक ऐसी कला पर बात करने वाले हैं जो थोड़ी थोड़ी जादू जैसी लगती है। भविष्य में झांकने की कला, यानी बिजनेस फोरकास्टिंग। सोचिए, बिना इसके कोई भी बिजनेस चलाना वैसा ही है जैसे आप आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चला रहे हो। आप बस उम्मीद कर सकते हैं कि आगे कोई गड्ढा या दीवार ना आ जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। एक छोटा कैफे चलाने वाले को भी ये अनुमान लगाना पड़ता है कि कल कितने कप कॉफी बिकेगी ताकि दूध कम ना पड़ जाए। ये हर स्तर पर जरूरी है। ये अंधेरे में तीर चलाने और एक सोचे समझे रास्ते पर चलने के बीच का फर्क है। सही कहा। तो आज का मिशन है इसी कला के पीछे के विज्ञान को समझना। हमारे पास द फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस फोरकास्टिंग से कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं जो बताती हैं कि एक अच्छा पूर्वानुमान सिर्फ किस्मत या अंदाजे का खेल क्यों नहीं है, ये एक मजबूत नींव पर खड़ा होता है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि शुरुआत कहां से करें। क्या हमें ढेर सारा डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए? दिलचस्प बात यह है कि हमारे सोर्स के मुताबिक शुरुआत डेटा से नहीं बल्कि एक सवाल से होती है। हाँ, और यही बात इस प्रक्रिया को सिर्फ नंबर क्रंचिंग से कहीं ज्यादा बना देती है। पहला कदम पूरी तरह से इंसानी है, ये स्ट्रैटेजी से जुड़ा है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है एक साफ मकसद, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव। यानी हम ये पूर्वानुमान कर क्यों रहे हैं, हमें जानना क्या है। क्या हम अगले क्वार्टर की बिक्री का पता लगाना चाहते हैं ताकि सेल्स टीम को टारगेट दे सकें, या फिर हमें ये जानना है कि त्योहारों के मौसम में कितनी इन्वेंट्री का ऑर्डर देना है। हाँ, रिसर्च साफ कहती है कि अगर क्यों साफ नहीं है तो कैसे और क्या दोनों ही बिखर जाएंगे। ये उस नॉर्थ स्टार की तरह है जो आपको रास्ता दिखाता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं और वो शायद सही जगह ना हो। सोर्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि एक स्पष्ट उद्देश्य आपकी पूरी टीम को एक ही दिशा में केंद्रित रखता है। अगर सेल्स टीम सोच रही है कि उन्हें बिक्री बढ़ानी है और प्रोडक्शन टीम सोच रही है कि उन्हें लागत घटानी है, तो दोनों के पूर्वानुमान एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है। यानी उद्देश्य सिर्फ एक शुरुआती बिंदु नहीं है, बल्कि ये पूरी प्रक्रिया के दौरान भ्रम से बचाता है। लेकिन सोर्स में निष्पक्षता या ऑब्जेक्टिविटी की बात भी है। इसका एक स्पष्ट उद्देश्य से क्या लेना देना है? इसका बहुत गहरा संबंध है। देखिए, इंसान होने के नाते हम सब में कोई ना कोई झुकाव होता है। कोई मैनेजर बहुत आशावादी हो सकता है, उसे लगता है कि अगले साल बिक्री दोगुनी हो जाएगी। कोई दूसरा बहुत ज्यादा सतर्क हो सकता है। सही बात है। जब आपका उद्देश्य बिल्कुल साफ होता है, जैसे हमें अगले 6 महीनों के लिए कच्चे माल की जरूरत का अनुमान लगाना है, तो यह व्यक्तिगत भावनाओं के लिए जगह कम कर देता है। तब आप ये नहीं कहते कि मुझे लगता है बिक्री बढ़ेगी, बल्कि आप पूछते हैं कि इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें किन आंकड़ों की जरूरत है। यह पूरी बातचीत को भावनाओं से हटाकर तथ्यों पर ले आता है। अच्छा, तो ये एक तरह का फिल्टर बन जाता है जो व्यक्तिगत झुकाव को बाहर रखता है।
चलिए, ये तो हुई नींव की बात। मान लेते हैं कि हमारा मकसद तय हो गया है। अब एक मजबूत पूर्वानुमान बनाने के लिए हमें सामग्री क्या चाहिए? किसी भी रॉकेट को ईंधन की जरूरत होती है। हमारे पूर्वानुमान के रॉकेट का ईंधन क्या है? हमारे सोर्स के मुताबिक ये दो चीजों का एक बड़ा ही दिलचस्प मिश्रण है। एक ठंडा और सख्त, और दूसरा बहुत ही इंसानी। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप सिर्फ एक के भरोसे नहीं रह सकते। तो पहली चीज है विश्वसनीय और सटीक डेटा। ये तो सीधा सा गणित है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अगर आपके पिछले साल के बिक्री के आंकड़े ही गलत हैं या उनमें कुछ महीनों का डेटा है ही नहीं, तो आप भविष्य का अनुमान कैसे लगा सकती हैं? सोर्स इस पर बहुत जोर देता है कि डेटा सही हो, पूरा हो और अप टू डेट हो। इसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं। यानी अगर आप मशीन में कचरा डालेंगे तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए कपड़ों की दुकान सर्दियों के कोट की बिक्री का अनुमान लगाना चाहती है। ठीक है। लेकिन पिछले साल के डेटा में किसी ने गलती से बरसाती कोट की बिक्री भी जोड़ दी थी। अब इस गलत डेटा के आधार पर वो सर्दियों के लिए बहुत ज्यादा ऊनी कोट का स्टॉक मंगा लेंगे जो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि उनका इनपुट ही गलत था। एग्जैक्टली। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो डेटा की अहमियत तो समझ आ गई, लेकिन वो दूसरी ज्यादा इंसानी चीज क्या है? यहाँ पे मुझे लगता है बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। दूसरी सामग्री है विशेषज्ञ ज्ञान और अनुभव, एक्सपर्ट नॉलेज। यह सिर्फ स्प्रेडशीट और एल्गोरिदम का खेल नहीं है। एक अनुभवी मैनेजर, एक अर्थशास्त्री या उस इंडस्ट्री का कोई पुराना खिलाड़ी आपको वो बातें बता सकता है जो आंकड़ों में कहीं नजर नहीं आएंगी। लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। डेटा तो ठोस होता है, उस पर आप भरोसा कर सकती हैं, लेकिन विशेषज्ञ ज्ञान तो किसी की राय ही हुई ना। इसमें तो फिर से व्यक्तिगत झुकाव का खतरा है। हम कैसे तय करें कि किस विशेषज्ञ की राय ज्यादा वजन रखती है? क्या सोर्स इस बारे में कुछ कहता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, सोर्स इन दोनों को एक दूसरे का विकल्प नहीं बल्कि पूरक मानता है। इसे ऐसे समझिए, डेटा आपको बताता है कि क्या हुआ। वो दिखाएगा कि पिछले 5 सालों में बिक्री 10% की दर से बढ़ी है। लेकिन एक विशेषज्ञ आपको बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। हो सकता है कि बिक्री इसलिए बढ़ी क्योंकि आपका मुख्य प्रतियोगी बाजार से बाहर हो गया था। ये बात सिर्फ नंबर नहीं बताएंगे। और शायद वो विशेषज्ञ ये भी जानता हो कि अब एक नया ज्यादा मजबूत प्रतियोगी बाजार में आने वाला है। ये जानकारी आपके सारे पिछले डेटा को बेकार कर सकती है। तो एक अच्छा पूर्वानुमान इन दोनों का संतुलन बनाता है। आंकड़ों का क्या और विशेषज्ञता का क्यों। मतलब मशीन की ताकत और इंसान की समझ, दोनों का संगम। ठीक है, तो अब हमारे पास उद्देश्य है और सामग्री भी है। अब इसे पकाने की विधि क्या है, यानी कार्यप्रणाली या मेथड? क्या ये बस डेटा और विशेषज्ञ की राय को मिलाकर एक अंदाजा लगाना है? सोर्स कहता है बिल्कुल नहीं। हाँ, ये अटकलबाजी से कोसों दूर है। ये एक अनुशासित प्रक्रिया है। रिसर्च इस बात पर जोर देती है कि पूर्वानुमान एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके पर आधारित होना चाहिए। इसमें ट्रेंड एनालिसिस, मूविंग एवरेज जैसी स्थापित तकनीकों का इस्तेमाल होता है। अब ये नाम सुनने में भारी भरकम लगते हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। जैसे मूविंग एवरेज को ही ले लीजिए। इसका असल में क्या मतलब है? इसका काम है शोर को कम करके असल तस्वीर दिखाना। सोचिए, आपकी दुकान की बिक्री एक दिन बहुत ज्यादा होती है, दूसरे दिन बहुत कम। अगर आप रोज के उतार चढ़ाव को देखेंगे तो शायद घबरा जाएंगे। हाँ, ये तो होता है। मूविंग एवरेज क्या करता है? वो पिछले कुछ दिनों, जैसे 7 दिन या 30 दिन की बिक्री का औसत निकालता है। इससे रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव हट जाते हैं और आपको एक साफ ट्रेंड दिखाई देता है। क्या आपकी बिक्री असल में ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है या स्थिर है? यह एक उबड़ खाबड़ सड़क को समतल करने जैसा है, ताकि आप देख सकें कि सड़क असल में किस दिशा में जा रही है। वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और अहम मुद्दा है जिस पर रिसर्च जोर देती है, सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करना। यानी सिर्फ अपनी कंपनी के अंदर नहीं झांकना, बल्कि बाहर की दुनिया पर भी नजर रखनी है। और अक्सर कंपनियां यही गलती कर जाती हैं। वे अपने आंतरिक डेटा जैसे उत्पादन क्षमता, मार्केटिंग बजट में इतनी खो जाती हैं कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उसे भूल जाती हैं। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि आपको दोनों तरह के कारकों को देखना होगा, आंतरिक और बाहरी। बाहरी कारक क्या हो सकते हैं? बाजार में मांग कैसी है, आपके प्रतियोगी क्या नई चीज ला रहे हैं, सरकार की नीतियां बदल रही हैं क्या, या देश की आर्थिक हालत कैसी है। हाँ, मुझे एक कंपनी की कहानी याद आ रही है जिसने एक शानदार नया प्रोडक्ट बनाया। उनके सारे आंतरिक आंकड़े और पूर्वानुमान कह रहे थे कि ये सुपर हिट होगा,
लेकिन उन्होंने एक बाहरी कारक को नजरअंदाज कर दिया। सरकार एक नया नियम लाने वाली थी जो उनके प्रोडक्ट को लगभग बेकार कर देता। जिस दिन कानून बदला, उनका पूरा पूर्वानुमान और निवेश सब बर्बाद हो गया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है और ये हमें एक और बहुत जरूरी सवाल पर लाता है, जिसके बारे में सोर्स चेतावनी देता है। हर पूर्वानुमान कुछ धारणाओं या अजम्पशंस पर टिका होता है। आप मानकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी या आपके मुख्य सप्लायर की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। सोर्स कहता है कि ये धारणाएं यथार्थवादी और तर्कसंगत होनी चाहिए। आप ये मानकर नहीं चल सकते कि अगले साल कोई मैजिक होगा और आपकी बिक्री 50% बढ़ जाएगी, जब तक कि आपके पास इसका कोई ठोस कारण ना हो। सही बात है। शायद ये मानना कि बाजार 5% की दर से बढ़ रहा है और हमारी नई मार्केटिंग रणनीति से हम 2% अतिरिक्त हिस्सा हासिल कर सकते हैं, ये एक तर्कसंगत धारणा है। लेकिन धारणाओं को साफ तौर पर लिखना भी तो जरूरी होगा। बिल्कुल, धारणाएं पारदर्शी होनी चाहिए। पूरी टीम को पता होना चाहिए कि हमारा पूर्वानुमान किन मान्यताओं पर टिका है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे ही कोई मान्यता बदलती है, मान लीजिए अचानक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके पूर्वानुमान को भी बदलने की जरूरत है। और ये हमें अगले स्तंभ पर लाता है, जो शायद बदलते दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। रिसर्च ये साफ करती है कि पूर्वानुमान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप साल में एक बार बनाकर भूल जाएं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हाँ, इसे एक तस्वीर या स्नैपशॉट की तरह नहीं, बल्कि एक चलती हुई फिल्म की तरह देखना चाहिए। बहुत अच्छा कहा। सोर्स यहाँ 2 बातों पर जोर देता है। पहली है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। कारोबारी दुनिया हर पल बदल रही है, नई तकनीक आ जाती है, नया प्रतियोगी आ जाता है, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है। इसलिए आपका पूर्वानुमान भी लचीला होना चाहिए। जब भी कोई नई जानकारी सामने आए तो उसमें बदलाव करने की गुंजाइश होनी चाहिए। एक कठोर पूर्वानुमान बदलते माहौल में बहुत जल्दी टूट जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बिंदु है नियमित समीक्षा और संशोधन। रेगुलर रिव्यू एंड रिविजन। आपको समय समय पर रुककर देखना होगा कि आप कहाँ हैं। क्या आपके वास्तविक नतीजे आपके पूर्वानुमान के आसपास है? अगर हाँ, तो बहुत अच्छा। अगर नहीं, तो क्यों? कहाँ गलती हुई? इस विश्लेषण से आप सीखते हैं और आपका अगला पूर्वानुमान और भी ज्यादा सटीक होता है। ये एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक है। तो पूर्वानुमान को एक जीवित दस्तावेज की तरह मानना चाहिए। लेकिन एक सवाल और है। मान लीजिए आपने एक बहुत ही वैज्ञानिक, सटीक और लचीला पूर्वानुमान बना लिया, पर अगर उसे कोई समझ ही ना पाए तो उसका क्या फायदा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पूर्वानुमान चाहे कितना भी शानदार क्यों न हो, अगर उसे सही ढंग से पेश ना किया जाए तो वो बेकार है। बात आती है प्रस्तुति और संचार की, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ एक दुविधा हो सकती है। जो लोग पूर्वानुमान बनाते हैं वे अक्सर डेटा और आंकड़ों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन जो लोग फैसले लेते हैं जैसे सीईओ या डिपार्टमेंट हेड्स, उनके पास इतना समय नहीं होता। तो क्या इसका मतलब है कि पूर्वानुमान को बहुत ज्यादा सरल बना देना चाहिए? क्या इससे जरूरी जानकारी खो जाने का खतरा नहीं है? यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है। सोर्स इसका जवाब 2 हिस्सों में देता है। पहला, सरलता और स्पष्टता, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। इसका मतलब डंबिंग डाउन नहीं है, बल्कि जटिल चीजों को आसानी से समझाना है। मैनेजमेंट को आपके रिग्रेशन मॉडल के गणितीय फॉर्मूले में दिलचस्पी नहीं है। सही है। उन्हें यह जानने में दिलचस्पी है कि अगर हम मार्केटिंग पर 10 लाख रुपए ज्यादा खर्च करते हैं तो हमारी बिक्री पर इसका कितना असर पड़ेगा। आपको अपने विश्लेषण के नतीजों को कहानी की तरफ पेश करना होता है। और दूसरा हिस्सा संचार से जुड़ा है। हाँ, उचित संचार, प्रॉपर कम्युनिकेशन। पूर्वानुमान के नतीजों को सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की फाइल में बंद नहीं रखा जा सकता। इसे बिक्री, उत्पादन, वित्त और मार्केटिंग जैसे सभी संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाना चाहिए। जब सबको पता होता है कि कंपनी का लक्ष्य क्या है और हम कहां जा रहे हैं, तभी पूरी गाड़ी एक दिशा में चलती है। वरना बिक्री विभाग कुछ और बेचने की कोशिश कर रहा होगा और उत्पादन विभाग कुछ और बना रहा होगा। ये तो पूरी कंपनी को एक ही धुन पर काम करने के लिए तैयार करता है। एग्जैक्टली। ये तो पूरी कंपनी को एक ही दिशा में रखने जैसा है। अब एक अंतिम और बहुत ही व्यवहारिक सिद्धांत पर आते हैं। इन सब बातों, डेटा, विशेषज्ञ, तकनीक, संचार में मेहनत और पैसा दोनों लगता है। तो सवाल उठता है कि कितना काफी है? यह हमें सोर्स के आखिरी स्तंभ पर लाता है, लागत प्रभावशीलता, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हाँ, ये एक जरूरी रियलिटी चेक है। पूर्वानुमान अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्यों तक पहुंचने का एक साधन है। रिसर्च में एक बहुत ही सीधी बात कही गई है,
पूर्वानुमान बनाने की प्रक्रिया पर होने वाला खर्च उससे मिलने वाले लाभ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास महंगे सॉफ्टवेयर और विशेषज्ञों की पूरी टीम हो सकती है, लेकिन एक छोटे स्टार्टअप के लिए यह मुमकिन नहीं है। उन्हें सरल और किफायती तरीके खोजने होंगे। इसका मकसद व्यापार को मदद करना है, उस पर बोझ डालना नहीं। यहाँ सटीकता और लागत के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। 100% सटीकता शायद कभी संभव ना हो, और उसे हासिल करने की कोशिश में लागत आसमान छू सकती है। 95% सटीक पूर्वानुमान जो कम लागत में बन जाए, वो 99% सटीक पूर्वानुमान से बेहतर हो सकता है जो बहुत महंगा हो। तो इसका कुल मतलब क्या है? अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक अच्छा व्यावसायिक पूर्वानुमान कोई जादू की छड़ी नहीं है, और न ही ये सिर्फ कंप्यूटर का काम है। ये एक अनुशासित कला और विज्ञान का संगम है। ये एक साफ लक्ष्य से शुरू होता है, फिर सटीक डेटा और इंसानी अनुभव को मिलाता है, वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करता है, भारी दुनिया पर नजर रखता है, और सबसे जरूरी, ये समय के साथ बदलता और सीखता रहता है। और ये एक जीवंत दस्तावेज की तरह है, जिसे लगातार समीक्षा की जरूरत होती है। इसे साफ तौर पर सभी तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि पूरी टीम एक साथ काम कर सके। और ये व्यक्तिगत आशावाद या निराशावाद से मुक्त यानी निष्पक्ष होना चाहिए। जब ये सभी सिद्धांत अपनी जगह पर होते हैं तो पूर्वानुमान अनिश्चित भविष्य में एक भरोसेमंद मार्गदर्शक बन जाता है। ये आपको बताता है कि सड़क पर कहाँ गड्ढे हो सकते हैं और कहाँ रफ्तार पकड़ने का मौका है। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। सोर्स में जिक्र है कि पूर्वानुमान को अत्यधिक आशावाद या निराशावाद से मुक्त होना चाहिए, लेकिन आज के इस दौर में जहां हर दिन कुछ नया हो रहा है, जहां इनोवेशन और तेजी से आगे बढ़ना ही सब कुछ है, क्या पूरी तरह से निष्पक्ष रहना संभव है? या फिर किसी बड़ी छलांग के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए एक कैलकुलेटेड आशावाद यानी सोचा समझा सकारात्मक नजरिया रखना जरूरी हो जाता है, भले ही वो मौजूदा आंकड़ों से थोड़ा आगे की बात कर रहा हो?